हर घर का दाम्पत्य सुख या दुख अलग अलग होता है और इसलिए प्रत्येक घर एक अलग द्वीप है। हर घर एक अलग द्वीप। श्रीमती कुंथा जैन की इस कहानी पर आधारित नाटक प्रस्तुत है अपने अपने द्वीप। रूपांतरकार और निर्देशक हैं श्री राज नारायण बिसारिया। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक अपने अपने द्वीप। अरे माला का पत्र है। कितने सालों बाद। जैसलमेर से रतेरिया भवन, राणा प्रताप रोड, जैसलमेर, 21 जुलाई 65। प्रिय रजनी, क्या इस पत्र के लिखने वाली माला तुम्हें याद है? 11 साल पहले हम दोनों महारानी हाई स्कूल जयपुर में 7वीं क्लास तक एक साथ पढ़ते रहे हैं। शायद तुम्हें याद हो कि हम दोनों को कविताएं पढ़ने का बहुत शौक था। महादेवी और सुमित्रा नंदन पंत के तो हम दीवाने थे। याद है एक बार अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव पर रासलीला नृत्य हुआ था, जिसमें तुमने कृष्ण का और मैंने राधा का अभिनय नृत्य किया था। मेरी सास भी उसी उत्सव में आई हुई थी और वहीं से वे मुझे अपने लड़के चंद्रभानु के लिए पसंद कर गई थी। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल जैसलमेर आ गई। अभी परसों एक साप्ताहिक पढ़ रही थी तो उसमें गृहस्थी और चित्रकला, स्त्री स्वभाव की कला सुरुचि और गाहस्थ प्रेम का सुंदर समन्वय शीर्षक तुम्हारा लेख पढ़ा और तुम्हारा कलकत्ते का पता ठिकाना मालूम हुआ। जी चाहा कि अभी तुम्हें एक पत्र लिखूं और तुम्हारा परिचय अपने पति से करा दूं। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी रजनी कि वे कलकत्ते के एक प्रसिद्ध व्यापारी हैं। कॉलेज की उच्च शिक्षा न प्राप्त करके भी अपने व्यापार में बहुत निपुण हैं और साथ ही साहित्य और कला में विशेष रुचि रखते हैं। शायद कहीं तुम्हें मिले। नाम है श्री चंद्रभानु रतेरिया। तो माला के पति हैं श्रीमान चंद्रभानु रतेरिया। हर चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने एक न एक चित्र खरीदा है। प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथियों में बैठा पाया है। व्यापारी वर्ग में उनकी धाक है और महिला समाज में बड़े पॉपुलर भी है। कितनी ही बार तो उनसे मिली हूँ और हमेशा ही उन्हें किसी नई नवेली के साथ देखा है। कहिए रजनी जी, आपको प्रदर्शनी कैसी लगी? हम तो आप जैसी कुशल चित्रकार की राय जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी है। एक नई प्रतिभा से इससे ज्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है? जी। कुछ चित्र तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, जैसे अरे रतेरिया जी, नमस्कार। नमस्कार, आइए। रतेरिया साहब, आपने प्रदर्शनी में खरीदने के लिए कौन कौन से चित्र पसंद किए? जी, आपकी तारीफ। अच्छा, पहले मैं आपका परिचय करा दूं। ये हैं श्रीमती रजनी, शिल्प विद्यालय की चित्रकार। नमस्कार। जी नमस्कार। और रजनी जी, ये हैं श्रीमान चंद्रभानु रतेरिया, नगर की एक बहुत बड़े व्यापारी और कला मर्मज्ञ। रहने भी दीजिए और मैं भी परिचय करा दूं। अवश्य। मेरे साथ हैं कुमारी मंदाकिनी, प्रसिद्ध कवियत्री। अच्छा, तो आप ही मंदाकिनी जी हैं? नमस्ते। नमस्ते। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। हाँ, आपकी कुछ रचनाएं पढ़ी हैं। जी हाँ, और सौभाग्य से आज आपके दर्शन भी हो गए। मैं जो कुछ हूँ मैं जानती हूँ। तारीफ करना तो कोई चंद्रभानु जी से सीखे। मैं आपसे कहती थी ना, अगर आप व्यापार न करते, कविताएं लिखते तो कल्पना की उड़ानों के लिए संसार भर के साहित्य में बेजोड़ होते। क्या कहते हैं आप? रतेरिया जी,
वो चित्रों के बारे में आप... हाँ हाँ, बताइए रजनी जी, कौन से चित्र अच्छे हैं, कौन से खरीदने चाहिए? एक चित्रकार होने के नाते मुझे तो सारे ही चित्र पसंद हैं। इस बारे में सही राय तो मंदाकिनी जी देंगी। तो मंदाकिनी जी आप ही बताइए। मैं सोचती हूँ एक चित्र तो वो जो प्रवेश करते ही सामने टंगा था। अरे हाँ, वो स्वप्नमयी का चित्र। जी हाँ, आपको तो शीर्षक भी याद हो गया। और दूसरा चित्र वो जो दाहिने हाथ की गैलरी में आखिरी से दूसरा है, जीवन संग्राम। सचमुच मुझे भी ये दोनों चित्र बहुत पसंद आए। और रतेरिया जी एक मेरी पसंद से भी। कहिए। 3 त्रिकोणों में 2 वृत्त जो आपने देखे हैं ना, रंगों की दौड़। इधर देखिए, इधर आइए। हाँ ये देखिए, उधर नहीं इधर। हाँ ये देखिए ना, सामने से तीसरा। बहुत सुंदर। जी हाँ, हालांकि इसकी कीमत ज्यादा है, 300 रुपए, लेकिन... कोई बात नहीं, आप तीनों ही पैक करा दीजिए जी। तब तक हम और चित्र देखते हैं। अच्छा आइए रजनी जी। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं पूरी प्रदर्शनी देख चुकी हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार। रजनी, मुझे तो यहाँ कोई भी टेबल खाली नजर नहीं आ रही। चलो ऊपर चलें। मैं तो कहती हूँ किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चले, क्यों वैसे बर्बाद करती हो यहाँ? अरे बाबा, एक प्याला कॉफी ही तो पीनी है। चलो ऊपर चले, आओ ना। अरे रजनी जी आप? कौन है ये? पोर। आइए आइए, पहले मैं आपका परिचय करा दूं। आप हैं रविंद्र संगीत की प्रसिद्ध गायिका लतिका घोष। नमस्कार। नमस्कार। और आप हैं रजनी जी, अच्छा। प्रसिद्ध चित्रकार। और आप हैं कुसुम गुप्ता, आप भी पेंट करती हैं। हेलो। नमस्ते। आप लोग बैठिए ना, बोलिए क्या लीजिएगा? हाँ, हॉट या कोल्ड? जी वो बात ये है कि मेरी 1-2 फ्रेंड्स और हैं। हाँ, उनके साथ हमारा अपॉइंटमेंट है। इस समय तो क्षमा कीजिए। आओ कुसुम, चले। चलो। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। एक टिकट दो बहन जी। नहीं, हमें नहीं चाहिए। बालकनी का है जी? नहीं चाहिए। अब वापस चलने से अच्छा है टिकट ले लेना। नहीं, ये ठीक नहीं है। चलो वापस चले। आज अल्फ्रेड पार्क की सैर ही सही। कुसुम, जरा बच के चलो, सामने से वही सेठ आ रहा है, फिर फॉर्मेलिटी निभानी होगी। अरे साथ में ये कौन है? जरा चलने का अंदाज तो देखो। माफ कीजिएगा मिसेज रजनी, आप जितना ही मुझसे बचती हैं उतनी बार हम लोग मिल जाते हैं। पिक्चर देखना ही है ना? अरे हाँ, इनसे मिलिए। ये है मिस रिबेका, मशहूर कैबरे डांसर। ओह हेलो, आप भी हमारे साथ पिक्चर देखेगा? देखने तो हम भी आए थे, लेकिन टिकट नहीं मिले, हाउसफुल है। कोई बात नहीं, हमारा बॉक्स रिजर्व है। अच्छा, आप लोग चलिए ना। ओह श्योर, इट्स अ प्लेजर। चलिए मिसेस रजनी। जी नहीं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्यों बॉक्स में मुझे बड़ा घुटा घुटा सा लगता है। मुझे भी। प्लीज एक्सक्यूज अस। ओके, एक्सक्यूज। बाय। कम ऑन रिबेका। बेचारी माला को शायद ये सब मालूम नहीं है, नहीं तो जैसे भी होता वो जैसलमेर छोड़कर अपने पति के पास कलकत्ते आकर रहती। देखिए आगे और क्या लिखा है माला ने। कलकत्ते में जितनी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उन सब के वे सदस्य हैं। संस्थान द्वारा आयोजित प्रत्येक मुख्य कार्यक्रम में
हमारी फर्म की ओर से 1000-2000 का विज्ञापन जाता है। उनको ये जानकर बहुत ही गर्व और खुशी होगी कि तुम जैसी सुसंस्कृत महिला मेरी सहपाठिन रही है और बहुत अंशों में मित्र भी। हाँ, एक पत्र में उन्हें भी लिख रही हूँ तुम्हारे विषय में। वे तुम्हें अवश्य निमंत्रित करेंगे। यदि तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा और संकोच न हो तो मिल लेना। और हाँ, भेंट का पूरा विवरण भी लिख भेजना। ये 5 वर्ष का सुनील और 3 वर्ष की सुजाता मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं उनके बाबू को पत्र लिख रही हूँ। बात यह है रजनी कि मैं और किसी को पत्र कभी नहीं लिखती। लिखना भी चाहूँ तो समय ही नहीं मिलता और लिखने को विशेष कुछ होता भी नहीं। खैर, हाँ, मेरी ससुराल की बड़ी पुरानी हवेली है जिसमें सास ससुर, देवरानी जेठानी, ननद, देवर, उनके बच्चे और विधवा बुआ जी को मिलाकर हम सब 25 व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं। यहाँ देश में रहते हुए घर का तो सारा प्रबंध हम स्त्रियों के हाथ में ही है। पुरुष तो अपने व्यापार व्यवसाय से जरा भी अवकाश नहीं पाते। खैर, खाना बनाने वाले महाराज, नौकर नौकरानी सब हैं। मेरी सास भी है किंतु वृद्धा है और गठिया की रोगिणी। किंतु उनको केवल मेरे हाथ का बनाया खाना ही पसंद आता है, इसलिए दोनों समय उनका खाना मैं स्वयं ही बनाती हूँ। वर्ष भर के लिए पापड़, बड़ियाँ, मंगौड़ी, अचार, मुरब्बे, चावल और आलू के सेव सब घर में तैयार करा के रखते हैं। सब्जियां भी सुखा कर रखनी पड़ती हैं। और हाँ, मेरी 2 नंदे हैं, उदयपुर और जोधपुर में ब्याही हैं। प्रत्येक तीज त्योहार पर घर की रीति और परिवार की धनी साख के अनुसार उनके यहाँ भी तो सामान तैयार करके भिजवाना पड़ता है। तो सचमुच ही माला बन गई राजस्थानी गृहस्थिन। उसका वो सुकुमार भावुक चेहरा मेरी आंखों के सामने सजीव हो उठा है। माला शुरू से ही राजस्थानी परंपरा में भीगी हुई थी। मैं आसानी से ही कल्पना कर सकती हूँ कि अपनी रोगनी वृद्धा सास की सेवा के लिए और उनकी बताई लीकों पर चलने के लिए सुबह से शाम तक माला क्या क्या करती रहती होगी। बहुत तेज चलते दृश्य पट की तरह सब कुछ मेरी कल्पना की आंखों के सामने घटित हो रहा है। अरे मछली बहू, सुना तूने? अब क्या करने लगी? अभी आई माँ जी। क्या है माँ जी? क्या कर रही थी बहू? वो बच्चे के कपड़े सी रही थी। अरे हाँ, जोधपुर वाली ननद भाई की खुशखबरी होने वाली है ना, और हाँ, साड़ियाँ तो मैंने पहले ही चुन कर रख ली थी। अच्छा, बस बच्चे के थोड़े से कपड़े और रह गए हैं। हाँ, वो भी पूरे करने हैं। पर बड़ी बेटी के यहाँ के लिए कुछ नहीं किया क्या? उसे भूल गई? काशी बाई की शादी तो 2 महीने बाद है माँ जी। अरे हाँ, याद कैसे नहीं रखा मैंने। रात को हम मिलजुल कर शादी की ही तो कढ़ाई करते हैं। अरे सो तो देखती ही हूँ। और सलमे का काम तो 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा, और फिर उदयपुर वाली बाई जी के ससुराल वालों के लिए भी तो जोड़ों और तियल की तैयारी करनी है। वो भी करनी है। पूरा काम है माँ जी। पूरा काम है बहू। काम से घबराती तो नहीं है बहू? अरे नहीं माँ जी, ये सब काम तो चटपट यूं हो जाएगा। बस आप बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। सुखी रहो बेटी। सारे सुख तो मौजूद है ईश्वर की दया से। बस माँ जी, आपकी देह की तरफ से चिंता लगी रहती है। अरे मेरी फिक्र ना कर बहू। हाँ, अब जी कुछ हल्का लग रहा है। बस अभी फुल्के सेक देती हूँ माँ जी। खाना खा लीजिएगा तो सब ठीक रहेगा। ठीक है बेटी, पर गरम गरम ही लाना। हाँ माँ जी, अभी लाई।
सलमे का काम हम तीनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रही हैं। भाई तुम तो कलकत्ते में हो, अगर कोई नई डिजाइन की बूटी सामने आए तो भेज देना। भला क्या कहोगी कि पहली ही चिट्ठी में एक काम थोप दिया। ओह, कितनी समर्पिता, कितनी सरल है माला। अरे खासी लंबी चिट्ठी लिखी है इस माला ने। आगे पढ़ूं तो? तुम्हारे जीजा जी ने कलकत्ता जाकर परिवार के पुराने व्यापार को 4 गुना बढ़ाया है और धन की तो कमी नहीं है। ससुर जी के समय के वृद्ध मुनीम जी सारा हिसाब किताब रखते हैं, किंतु भाई आय वृद्धि के साथ साथ खर्च और रहने सहने और देन लेन का भी तो बहुत फैलाव हो जाता है। ये जब कलकत्ते से आते हैं तो वहाँ के फैशन और ढंग की बातें चाव से करते हैं, और हम तीनों देवरानी जेठानी, वो इनके बड़े और छोटे भाई भी तो जैसलमेर में ही अपना काम संभालते हैं ना। हम तीनों इनके अगले चक्कर लगने तक इसी प्रयत्न में लगी रहती है कि जब ये यहाँ आए तो घर को किसी बात में कलकत्ते से कम ना पाए। रजनी, तुम इनसे अवश्य मिलना। मैं तो इन 7 सालों में कई बार कलकत्ते गई हूँ और हर बार 15 दिन वहाँ ठहरी हूँ। खूब सैर की है। 2 गाड़ियाँ हैं इनके पास। बालीगंज में बढ़िया कोठी है, महाराज और नौकर चाकर भी है। वैसे एक बंगालिन दाई भी है जो रसोई की सीधे वादी की चुगबिन और झाड़ फटक करती है। इनको घर से दूर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। असुविधा और चंद्रभानु को? पहले दिन से ही कुसुम के मन में चंद्रभानु के लिए खास जिज्ञासा जाग गई थी और वो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करती रही है। अभी पिछले हफ्ते ही तो कुसुम ने उनके बारे में वो सब कुछ बताया था। अच्छा, हाँ। तुम्हें तो किसी गुप्तचर विभाग में होना चाहिए कुसुम। इतनी बातें कहाँ से पता लगा ली? मैं बराबर जानने की कोशिश करती रही कि यह व्यक्ति जो इतनी सारी चीजों में दिलचस्पी लेता है, उसकी जिंदगी की असलियत क्या होगी। और तुमने जान लिया? हाँ, और सबसे मजेदार बात तो यह जान ली कि चंद्रभानु हर दूसरे तीसरे महीने जैसलमेर का चक्कर लगाते हैं, अपने घर का, जहाँ इनकी धर्म पत्नी है। क्या जिंदगी होगी बेचारी की। बेचारी क्यों कह रही हो? उसके लिए तो ये हर बार बढ़िया से बढ़िया साड़ियाँ और नई से नई डिजाइन के कीमती जेवर ले जाते हैं। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? उनके मुनीम की लड़की से, मेरे पड़ोस में ही ब्याही है। कभी कभी सिलाई करने आ जाती है तो अपने सेठ जी के किस्से छेड़ देती है। लेकिन ये बताओ, तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है उनमें? सिर्फ ये जानने के लिए कि आदमी बहुतों के साथ कैसे निभा लेता है, और फिर ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का अपना दाम्पत्य जीवन कैसा होता है। इस जीवन के भीतरी पहलुओं को तो बाहर से नहीं, तुम भीतर से ही जान सकती हो, शादी के बाद ही। मुझे ही देख लो, तुमने कितनी बार पूछा है कि बच्चों की और उनकी याद आने पर भी मैं कलकत्ते का काम छोड़कर रोहतक क्यों नहीं भाग जाती। सच, तुम्हारी जगह मैं होती, मुझसे कला वाला की सेवा नहीं होती। पति हैं, बच्चे हैं, उन सबसे दूर यहाँ कलकत्ते में पड़ी हो, सिर्फ कला की आराधना के लिए। मैंने कहा ना, तुम ये नहीं समझ सकती कुसुम। क्यों नहीं समझ सकती? इसलिए कि तुम समझ नहीं सकती। और माला इन भेंटों के मिल जाने के बाद दाम्पत्य जीवन में सुखी है। बेचारी माला सुखी है तो क्या रुपए की चकाचौंध और ससुर परिवार की जिम्मेदारियों की बोझ ने माला के दाम्पत्य जीवन को संतुलन दे रखा है। राजस्थानी परंपरा में पले परिवारों की दृष्टि में सुखी संतुलन, जो माला की दृष्टि में दाम्पत्य जीवन का आदर्श चित्र है। मुझे लगता है इस प्रकार के घर और परिवार अलग अलग द्वीप से हैं, जो अपनी परंपरा में बंधे उसे निभाते रहते हैं, अपने अपने गृह द्वीप की अनुकरणीय सभ्यता।
लेकिन मैं और मेरा गृहद्वीप। माला के पत्र ने मुझे आत्मनिरीक्षण की ओर उन्मुख क्यों किया? मेरी डायरी में तो सिवाय प्रतिदिन की एंगेजमेंट्स के और कोई वाक्य शायद ही लिखा होगा। मैं उसे अपने विषय में क्या सच सच लिख पाऊंगी? क्या मेरे जीवन का पैटर्न उसे सफल दाम्पत्य जीवन का आभास दे पाएगा? उसे मैं कैसे लिखूं कि मैं चित्रकला प्रेम से प्रेरित हो कलकत्ते आकर 3 वर्ष के लिए आर्ट्स कॉलेज की छात्रा बन गई हूं और अपनी छोटी छोटी बच्चियों 7 वर्ष की सुनीता और 5 वर्ष की रीटा को उनके पापा के पास रोहतक में छोड़ आई हूं। मेरे पति ने चित्रकला की ओर मेरी प्रबल इच्छा देख स्वेच्छा से दोनों बच्चियों का भार अपने ऊपर लेकर उसकी पूर्ति के लिए मुझे कलकत्ते भेज दिया। परिचय का वो दिन मुझे आज भी याद है। जयपुर से हाई स्कूल करने के बाद मैं पिताजी के ट्रांसफर के कारण दिल्ली आ गई थी। वहां हिंदू कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। एमए के प्रथम वर्ष के छात्र सुरेंद्र से मेरी भेंट हुई। शेक्सपियर के एज यू लाइक के ड्रामे में सुरेंद्र ने रोज़लिंड का अभिनय किया था। सुनिए, और सब कुछ तो हो गया। ये जेंट्स घड़ी मेरे हाथ में रह गई है जी? इसे रख लीजिए। अरे आप हंस क्यों रही हैं? मेकअप तो आपका इतना बढ़िया हुआ है कि एक बार शेक्सपियर भी देखकर चौंक जाए। ये दीजिए ना, मेरी रिस्ट वॉच बांध दीजिए। थैंक यू। रजनी जी, एक बात बताइए, ये बाल जो है ना, ये गर्दन में बुरी तरह से चुभ रहे हैं। इसका क्या किया जाए? 1 मिनट रुकिए। हाँ, अरे अब ठीक है। ये क्या इतना सारा पाउडर? हाँ हाँ, इसे गर्दन पर मल लीजिए, इरिटेशन नहीं होगा। ओ, ऐसे? अरे आपने क्या रुमाल से मुंह पोंछा है? क्यों? आपकी दाईं तरफ की भौं बीच में से ही गायब हो गई। अरे रुकिए, मैं अभी ठीक किए देती हूँ। अच्छा अच्छा। अरे कहाँ गई मेरी पेंसिल? कहाँ गई? यही तो पड़ी थी। हाँ हाँ, ये मिल गई। ये लो, ठहरिए, आप हिलिए डुलिए नहीं, मैं अभी ठीक किए देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हिलूंगा। मैंने कहा जल्दी कीजिए, पर्दा उठने वाला है। हाँ लो, अब ठीक हो गई। जरा मैं भी देखूं। अब बिल्कुल ठीक है। ओह, कितना शोर कर रहे हैं ये लोग। अजी अभी क्या है, मुझे स्टेज पर उतरने तो दीजिए, लोगों को पागल कर दूंगा, पागल। अजी कर दूंगा नहीं, कर दूंगी। ओह शट अप। अच्छा, थैंक यू फॉर द मेकअप। प्रथम परिचय में ही हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। मैं भटनागर और वो शर्मा। प्रेम और आकर्षण ने सब विघ्नों को पार किया। मेरे इंटरमीडिएट करते ही हम दोनों की शादी हो गई। सुरेंद्र ने हिस्ट्री में एमए पास किया, किंतु 2nd डिवीजन आने के कारण वो रोहतक के एक इंटर कॉलेज में प्राध्यापक हो गया। कुछ दिन रोमांटिक मूड में कटे, किंतु पैसे की खींचातानी, छोटी सुनीता और रीता की जिम्मेदारी, दुर्बल स्वास्थ्य, केवल घर गृहस्थी के कामकाज से असंतोष और फिर कला में रुचि और ख्याति का आकर्षण सुरेंद्र और मेरे दाम्पत्य जीवन में चोट रगड़ का कारण बन गए। दाम्पत्य जीवन के सुख की झलक इसी में नजर आई कि मैं अपने व्यक्तित्व को कला अध्ययन से विकसित कर उस असंतोष और अतृप्ति से उभर आऊं जो हमारे दाम्पत्य जीवन को विरस बनाए डाल रही थी। निर्णय की वो रात क्या मैं कभी भूल सकूंगी? अरे सोई नहीं रजनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह क्यों बैठी हो? क्या कोई बुरा सपना देखा है? जो कुछ जीवन में है वो क्या बुरे सपने से कम बुरा है जो दुस्सपनों से डरूं? रजनी, मेरी चिंता न करो, और तुम सो जाओ। देखो रजनी, मेरी बात सुनो। इस तरह अपने मन को मारना ठीक नहीं है। जब मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करने को तैयार हूं तो फिर तुम्हें क्या चिंता है? सुरेंद्र, सब कुछ जानते हुए भी अनजाने मत बनो। मैं चाहती थी कि कला अध्ययन को आगे बढ़ाकर इतनी समर्थ हो सकूं कि गृहस्थी का बोझ बटाने में किसी तरह मेरा भी हाथ हो,
लेकिन लेकिन सारे सपने चूर चूर हो गए। अरे सिर्फ अम्मा जी की बात का बुरा मान गई? देखो रजनी, अम्मा और बाबूजी तो पुराने जमाने के हैं, उनकी बातों का ख्याल बिल्कुल मत करो। धीरे बोलिए, अम्मा जाग रही है, अभी घड़े में से पानी लिया था उन्होंने। हर बात में डर डर कर ही तो तुमने अपनी प्रतिभा को नष्ट कर डाला है रजनी। सुनो, मैंने निश्चय कर लिया है। क्या? तुम पेंटिंग की आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ते जाने की तैयारी करो, यहां मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या सचमुच? सचमुच डार्लिंग, सचमुच। और सुनीता और रीता? वो मेरे पास रहेंगी। अभी भी तो तुमसे ज्यादा मेरे पास ही रहती हैं। क्यों रहती है ना? अच्छा अब तुम सो जाओ। ओहो, मैंने कहा सो जाओ ना। तुम भी सो जाओ। हाँ मैं तो सोता ही हूँ। 2 बज गए। कितनी रात हो गई। अरे सो गए क्या? कितना कुछ किया है तुमने मेरे लिए और कितना कुछ करने को तैयार हो। इतना आग्रह करके मुझे उस मंजिल पर पहुंचा देना चाहते हो जिसका सपना मैंने हमेशा ही देखा है। तुम्हें इसके बदले में मैं क्या कुछ दे पाई हूं? मुझे अक्सर ही तो तुमने कोल्ड कहा है, पत्थर। जीवन की कर्महत्ता ने सचमुच ही मुझे पत्थर बना दिया है। अरे सुरेंद्र, सो गए क्या? सुनो तो। अरे सोनी डार्लिंग, तुम? ओहो, कह तो दिया है कि तुम्हें कलकत्ते जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। सच? हाँ, अब कुछ मत सोचो और सो जाओ। अरे सुना नहीं तुमने? हाँ हाँ, सोने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों, क्या खुशी के कारण नींद नहीं आ रही भी है? खुशी के साथ इसमें कुछ दुख भी शामिल होगा डार्लिंग। किस बात का? दूर रहने का। ओह शट अप यू कोल्ड। पति और बच्चों से दूर रहकर, व्यक्तिगत विकास की धारा में बहकर मैं दाम्पत्य जीवन के सुखी द्वीप में पहुंचने के प्रयत्न में हूं। ये क्या माला समझ पाएगी? कभी नहीं। प्रेम विवाह से बंधे 2 व्यक्तियों की गहरी और उलझी मानसिक गुत्थियों ने उन्हें दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए इस राह पर चलने को इंगित किया है। अरे कहां से कहां भटक गई हूं और इस भटकन में माला का पत्र अधूरा ही छूट गया। हो सकता है मैं इस वर्ष कलकत्ते आऊं। वैसे कितनी बार जाने का प्रोग्राम बनता है, पर कई बातें आड़े आ खड़ी होती हैं। शादी के वर्ष भर बाद से ही मुझे बेहोशी के फिट आने लगे हैं। ऐसे समय में यहाँ तो परिवार के इतने लोग हैं मुझे संभालने वाले, वहाँ कलकत्ते में वो बेचारे अकेले क्या क्या संभालेंगे। और फिर माँ जी को छोड़कर अधिक दिन कैसे कहीं रह सकती हूँ। आजकल यहाँ सावन के झूले पड़े हुए हैं। कल रात कुटुंब और मेल जोल की सब स्त्रियों ने मेहंदी रचाई थी। धानी साड़ी और लहंगों पर लाल लाल ओढ़ने ओढ़े कुटुंब की महिलाएं और सखी सहेलियां आंगन में आई खड़ी हैं। चेहरों पर खुशी और उदासी की धूप छाया खेल रही है। सबके यहाँ से पुरुष व्यापार करने किसी न किसी विदेश में हैं। चाहे वो कलकत्ता हो या बंबई। पेंग भरती हुई हम ये गाना गाएंगी, राजन घर आओ जी, महिला में डर पे सुंदर एक गली। बस अब समाप्त करती हूँ। तुम्हारी माला। अपनी ही स्थिति में कितनी सुखी लगती है माला, अपने ही द्वीप में संतुष्ट और मगन। लेकिन फिर
आखिर उसे फिट क्यों आती है और क्यों उसने अपने इस पत्र में उस गीत की पंक्तियां लिखी हैं जो महारानी हाई स्कूल के दिनों में भी हमारी आंखों में जल भर लाता था। डर पे सुंदर एक राजन घर आवो जी, महला में डर पे सुंदर एक राजन घर आवो जी। अपने अपने द्वीप। अभी आपने श्रीमती कुंथा जैन की कहानी पर आधारित ये नाटक सुना। रूपांतरकार और निर्देशक थे श्री राज नारायण बिसारिया। प्रस्तुतिकरण सहायक श्री मदन शर्मा और भाग लेने वाले कलाकार थे कुमारी वीणा पाणी कौल, श्रीमती माया इसरानी, श्री मंजुल मुकुल, श्रीमती रामपाली भाटी, कुमारी रंजना चौधरी, श्रीमती आयरिश चंदोला, श्री मदन शर्मा, कुमारी सती पंजाबी, श्री नंदलाल शर्मा और श्रीमती मीनाक्षी शर्मा। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।